अब ये देखें ना कि जो यूरोप के मामलात हैं। अच्छा, ये देखें, पहली बात तो ये है कि ये इन्होंने एग्रीमेंट साइन कर लिया। अच्छा, अब बरतानिया जो जा रहा है ना, बरतानिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इसलिए है कि उनके जाने से पहले पहले सारा तो अरेंज हो गया। मैं कह रहा हूं तो कुछ भी नहीं बनवा सके प्रेसिडेंट ट्रंप से, और वो एक जगह पे उन्होंने ट्रंप को रोका भी, क्लियर करने की कोशिश की, वो और तल्ख भी हुई, फायदा कुछ भी नहीं हुआ यूरोप के। लेकिन जो अमेरिकन हैं उनका ये कहना है कि ये उनका कहना है अमेरिका के, और अमेरिकन से मुराद अमेरिकन नहीं है पूरे, यानी ट्रंप, प्रेसिडेंट ट्रंप की जो इनर टीम है उनका ये कहना है कि ये जो है ये बरतानिया ने खामोशी से यूक्रेन के साथ एक मुआहदा कर लिया था ये रेयर अर्थ मिनरल्स का। ये जंग के दौरान उन्होंने एक मुआहदा तय कर लिया था, और उसके बाद जो पीस कीपर्स की बात भी कर रहे थे, ये सारी उनका ख्याल था कि यूक्रेन खड़ा रहेगा अपनी जगह पे, यूरोप भी खड़ा, प्रेशर इतना ज़्यादा आएगा। तो उन्होंने एक कुछ 100 साल का या 99 साल का, उसमें गैस का भी था, उसमें रेयर अर्थ मिनरल्स का, बरतानिया खामोशी से तय करके बैठा हुआ था। तो इधर से ट्रंप आ गए, और ट्रंप ने आके वो सबको, ये है उनके पास ही उनकी इंटेल है। अच्छा, अब ये कितनी दुरुस्त है कितनी दुरुस्त नहीं है, लेकिन ये बात बहरहाल है कि बरतानिया का कोई ना कोई ऐसे मामला चल रहे थे यूक्रेन के साथ, वरना बरतानिया जो है वो सारे यूरोप को छोड़ के क्यों अपनी फौज भेज रहा था। तो लेकिन जाहिर है कि बरतानिया एक पावर, अब बरतानिया के जो प्राइम मिनिस्टर पॉपुलर है, बड़े पॉपुलर अपने मुल्क में, और वो अब कैसे प्रेसिडेंट ट्रंप उनको, क्योंकि वो वहाँ जाएंगे तो सारे मामला तो हो चुके होंगे, तो वो कहेंगे कि मैं अपनी फौज भेजने जा रहा हूँ, भेज दो। वो टैरिफ की बात करेंगे, क्योंकि वो डिफेंस स्पेंडिंग उन्होंने बढ़ा दी, और इस मरहले पे डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाना, वो किसके लिए डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ रही है? देखिए ना, मुल्कों में अब एक क्योस खड़ा हो रहा है कि भाई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही, जंग के अंदर इतना खसारा हो गया, अब हमने जब लड़ना नहीं है रशिया के साथ, तो ये डिफेंस स्पेंडिंग क्यों बढ़ा रहे हैं हम, और ये हम कहीं से कट करेंगे तो यहां पे लगाएंगे ना। तो ये क्राइसिस पैदा हो रहा है। इसको कैसे, इस इकोनॉमी को कैसे देखना है जो यूके ने और यूरोप ने। फिर दूसरी जो बात है वो ये है कि जो एक बहुत ही वाहियात सी वीडियो आज उन्होंने एआई जनरेटेड वीडियो बना के प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने अकाउंट से गजा के बारे में, हम ना दिखाएंगे ना उसे बात करेंगे, उसमें वो अजीब सी बेहुदा सी एक वीडियो, उसमें जनाब वो घर बन रहे हैं और जो है वो अजीब से हुलिये में पड़े हुए हैं जनाब ट्रंप साहब, वो एक साहिल के किनारे एआई जनरेटेड उन्होंने बना के डाल दी कि गजा का, उस पर बात हुई। लेकिन वो असल जो बात है वो ये है कि स्टीव विटकॉफ जो हैं उन्होंने पहुंचना था, उन्होंने अपना दौरा मुलतवी कर दिया मशरिक़ वस्ता का। स्टीव विटकॉफ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस वक्त, क्योंकि स्टीव विटकॉफ ने रशिया के साथ भी ब्रेक थ्रू करवाया, और उसके बाद फिर कीत के लोग जो है वो जाके ये खामोशी से ये मामला, तो हम डील आगे पीछे, लेकिन वो असल तो, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो यूरोप को झटका दिया तो जेडी वेंस ने और पेटे हेक्सबर्ग ने दिया ना, उनके सेक्रेटरी डिफेंस ने। और तो स्टीव विटकॉफ जो है वो उन्होंने अपना दौरा मुलतवी कर दिया है, और वो ये कह रहे हैं दौरा उन्होंने मुलतवी कर दिया है। अच्छा, दौरा उन्होंने मुलतवी कर दिया, लेकिन ये है कि उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि ये गजा की जो सीज फायर है मुआहदा, ये तो आगे बढ़ेगा, इसी तरह बढ़ेगा, और नेतन्याहू वही करेगा जो उसको कहा गया है, ये मुआहदा आगे बढ़ेगा। तो अब ये तय हो गया है कि जनाब आज रात को या कल 4 जो डेड बॉडीज या बाकियात या जो भी, मैं उसको कहते हुए मुझे तकलीफ होती है, लेकिन बहरहाल जो हमास के पास हैं वो हमास इजिप्ट को देगा, रफ़ा के ज़रिए, रफ़ा बॉर्डर के ज़रिए वो हमास इजिप्ट को दे देगा, और इधर से कैदी रिहा करेंगे ये नेतन्याहू। चाहे एक मरहले में, पहले एक मरहले की बात हो रही थी मेरे ख्याल से, पहले 2 मरहले की बात हो रही थी, एक मरहले की हुई, फिर 602 करने हैं ना, तो उसमें ये था कि 301 करके, लेकिन शायद वो आज रात को या कल सुबह किसी को खबर आ जाए कि वो 4 वहाँ से बाकियात जो हैं उधर हैंड ओवर इजिप्ट की हो गई हैं, और इजिप्ट फिर रेड क्रॉस इजिप्ट ने चला जाए, इजिप्ट फिर लेके रेड क्रॉस ही यहाँ पर आ जाए, यानी वो डायरेक्ट वो जो इसराइल के हैंड ओवर ना हो, और वो खामोशी से हो, सेरेमनीज भी ना हो उसकी, वो हमास और इसराइल के दरमियान ये मामला तय हो गया। और एक और जो इसराइल की टीम है, स्टीव विटकॉफ ने कहा है कि मैंने इसराइल के लोगों से कहा है कि अपनी एक टीम भेजें कतर में और मामला आगे तय करें, तो उनकी एक टीम कतर पहुंची हुई है। और अहमद शारा जो हैं, इसमें अहमद शारा जो है ना, ये इस वक्त उनका एक रोल बड़ा ऐसा है जो समझ ही नहीं आ रहा, जिस पे सारे ममालिक जो है ना वो ख़ास तौर पे जो
वेस्टर्न मुल्क हैं वो सारे देख रहे हैं कि अहमद शारा का क्या रोल होगा। अहमद शारा जॉर्डन में थे, ये उनका तीसरा स्टेट विजिट हुआ है जॉर्डन में। उनकी शाह अब्दुल्ला से मुलाकात हुई, वो बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात हुई। शाह अब्दुल्ला एयरपोर्ट पर रिसीव किया। इससे पहले वो टर्की गए थे, इससे पहले सऊदी अरेबिया गए थे और आज जॉर्डन है। और इसके बाद वो जो इजिप्ट में अरब ममालिक का इजलास हो रहा है वो वहाँ। अच्छा, बहुत से अरब ममालिक जो है ना, ये बड़ा एक टाइमिंगली जो है ना एक तब्दीली आई है ये यहाँ पे इसमें सीरिया में। और टाइमिंगली इसलिए आई है कि जो बात अरब, बहुत से अरब ये मुसलमान मुल्क नहीं कह सकेंगे ना खुल के, वो अहमद शरा कहेंगे। अहमद शरा जो है वो तुलसी गैबर्ट, तो उनको वो तो नुसरा फ्रंट और वो हिस्ट्री है ना, वो अहमद शरा को किसी ने कहा वो तो असद के बाद कोई ऑप्शन है किसी को? अहमद शरा से कतर सपोर्ट कर रहा है, टर्की सपोर्ट कर रहा है, रशिया भी सपोर्ट कर रहा है, प्यूटिन ने भी बात की है ना उनसे, सबसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये है कि ये इस वक्त बड़ी इनकी इंपॉर्टेंस हो गई। तो शाह अब्दुल्ला के साथ उनकी मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट हुई और उसमें शाह अब्दुल्ला ने कहा कि आपके मुल्क के ऊपर जो अटैक्स कर रहे हैं, इसराइल के जो अटैक्स हो रहे हैं सीरिया में, तो उससे अहमद शरा ने कहा कि हाँ हम गौर कर रहे हैं, वो देख रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि ये ज़रा पीस जो सीज फायर है ये आगे बढ़े, तो फिर हम इसके ऊपर अपना रद्द अमल देंगे भरपूर अंदाज में। हमें अपने मुल्क का दिफा करना आता है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि ये पहले हमास का और लेबनान का मसला लो। अब इसी दौरान जो लेवरॉव कतर आए हुए थे, उन्होंने कतर में आके बात की है कि इसराइल के खिलाफ, अच्छा ये चाइना और रशिया तो पोजीशन ले गए ना इसराइल के खिलाफ खुल के। इन्होंने कहा कि किसी सूरत सीज फायर एग्रीमेंट अगर तोड़ने की रशिया कोशिश की तो हमारे और अमेरिका के दरमियान जो बात हो रही है वहां पर ये सीज फायर की बात भी हो रही है कि गजा में सीज फायर होगा और माहिदा ये मामला आगे चलेंगे। ये लेवरॉव ने कतर में बात की है। अब जनाब वो मरता क्या ना करता, अब वो जनाब इजलास के ऊपर सबकी नज़र है कि ये जो इजलास होना है अरब ममालिक का, उसमें क्या प्लान पेश होता है। और स्टीव विटकॉफ ने कहा है कि ये देखें ना, 2 दिन पहली तारीख को है ना, पहली तारीख को माहिदा खत्म हो रहा है 42 दिन का, उसके बाद जो माहिदा जो शुरू होना है वो उसमें उसके आखिर में तमाम इसराइली फौज ने निकल जाना है, तमाम सीज फायर हो जाना है, कंप्लीट एग्रीमेंट हो जाना है साइन कि इसराइल और फलस्तीन, ये इसराइल है, ये फलस्तीनी इलाके हैं और इनके दरमियान एग्रीमेंट हो गया 2 रियासती हल। ये दूसरे मरहले के एंड पे हो जाना है। तीसरे मरहले में तो रिकंस्ट्रक्शन होनी है ना, उससे पहले ये तय हो जाएगा कि हमेशा के लिए जंग खत्म हो गई, कौन सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, कैसे होगा, कौन से इलाके हैं, वेस्ट बैंक का इलाका, ये जनीन के इलाके, यरूशलेम के इलाके, ये सारा अब होना है क्योंकि 3rd फेज में तो रिकंस्ट्रक्शन होनी है। अच्छा, अब ट्रंप का जो इनर सर्कल है ना वो इंटरेस्टेड इस बात में है कि जो रिकंस्ट्रक्शन होनी है ना बिल्डिंग्स की इधर उधर, उसमें कुछ अमेरिकन कंपनीज को कुछ इधर उधर ठेके वेके मास, ये गए थे ना स्टीव विटकॉफ अंदर गए थे। स्टीव विटकॉफ जो है वो अंदर गए थे, गजा के अंदर गए हैं अमेरिकन, ये ध्यान में रखें। और हमास के साथ उनकी बात हुई है, हमास के साथ तो क्या बात करके आए हैं, क्या हुआ है, लेकिन वो अभी उस पर पर्दा पड़ा हुआ है, तो बहुत से बातें चल रही हैं तो उनको छोड़ दें आप। लेकिन वो सिर्फ इस बात में इंटरेस्टेड है कि यहाँ पर यार कोई छोटा मोटा जगह जो ट्रंप आया करे कल को तुम्हारी रियासत बन जाए तो उसको कहीं इधर उधर कहीं मतलब एक छोटा मोटा ट्रंप टावर बन जाए, इससे ज़्यादा उनका इंटरेस्ट नहीं है। 2-4 विला ये वो सारे इस तरह की उनकी बात हो रही है। वो जो था ना मैं हेल्प ब्रेक आउट और ये, अच्छा ये तो अब ये सारा मसला हो गया और ये अब यूरोप को और बाकी दुनिया को देखना है। वो कहते हैं ना चिकन्स कमिंग होम टू रूस्ट, एक इंग्लिश में कहते हैं चिकन्स कमिंग होम टू रूस्ट, यानी वापस जो सारा किया होता है तरह से वापस से फिर उसको। लेकिन यहाँ हेडलेस चिकन्स है, ये जो चिकन्स है ना इनके, ये हेडलेस चिकन जो है ना इनको कुछ नज़र नहीं आ रही कमिंग होम टू रूस्ट, ये वापस रूस्ट होने जा रही हैं। ये ना मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को कुछ समझ आ रहा है, ना उन मुल्कों को समझ आ रहा है जिन्होंने सारा तकिया रखा। तो सारे सोच रहे हैं कि ये अगर ग्रैंड डील की बात कोई हो रही है चाइना के साथ भी तो वो क्या है, और ये क्या ताइवान जो है अगर वहाँ से रेयर अर्थ मिनरल्स का मामला अमेरिका के साथ हो जाता है तो फिर अमेरिका को ताइवान की क्या ज़रूरत है। और फिर रशियंस कह रहे हैं कि हमारा पूरा मुल्क आके इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पर पैसा हमारे पास रहेगा, आपकी कंपनीज भी कमाएं, हम भी कमाएं। तो ये इस वक्त आने वाले दिन जो हैं ये बहुत बड़े फैसले होने हैं दुनिया के ऐसे जो कि अगले 20, 25, 50, 100 साल तक जिनकी अहमियत होगी। हम अपने अकाबरीन से ही गुजारिश कर सकते हैं कि ये मैन मेड क्राइसिस ख़त्म करें। ये बहुत फरोई मामलात हैं, इनसे जल्दी रियासत को निकालें ताकि दुनिया में जो फैसले बड़े डिसीजंस हो रहे हैं उसमें कई कौमें भी तो उनको पता तो हो ना कि क्या हो रहा है।
तो ये हमारी गुजारिश है। और ये मैन मेड टर्माइल ख़त्म हो सकता है, आपस में बात करें ना सारे। सड़कें तो नहीं बंद हो रही ना, आगे तो नहीं लग रही ना, खुदा ना खासा ऐसा, ये आपस में मामला हल करें कि भाई ये इकॉनमी का ये ऐसे नहीं होता तो ऐसे, और एक्टिव प्रोएक्टिव होके ये मामला तो मैं बताऊँ चंद घंटों का ईगो के इशू है। फ़ोन उठाया, बात की, यार मैं आपके पास आ रहा हूँ चाय पीने, आपके पास आ रहा हूँ। शहबाज शरीफ साहब कितनी दफ़ा गए हैं मुझे बताएं ना मौलाना साहब के पास। तो इसी तरह वो आपस में बात कर लें, इनका कोई इशू नहीं है। या सादिक साहब हैं, बाकी लोग हैं, यूसुफ गिलानी साहब ने तो एक दफ़ा बीबी के दौर में भी उनकी प्रिंसिपल पोजीशन थी। शेख रशीद साहब को उन्होंने जब स्पीकर थे तो प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर दिया था। नाराज़गी भी हो गई थी पीपल्स पार्टी की क़यादत की, लेकिन बाद में तारीफ़ की कि आपने बड़ा एक जमहूरी। तो ये इसको तय करें, इन मामलों को तय करें, ताकि कुछ और भी हमें समझ में आए कि क्या होना है भाई आगे, पाकिस्तान ने करना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर।